अमेरिकी जहाजों को समंदर में दफन कर देंगे, एक एक अमेरिकी सैनिक के बदले 9,000 करोड़ वसूलेंगे और ये जंग 10 दिन नहीं बल्कि 10 साल तक चलेगी। ये दहाड़ ईरान के उन जनरल्स की है जिनके हाथ में युद्ध का ट्रिगर है। लेकिन इसी बीच दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने तेहरान के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया है। ट्रंप का लेटेस्ट और सीधा संदेश है, या तो ईरान हमारी शर्तों पर मेज पर आए वरना अंजाम ऐसा होगा जो इतिहास की किताबों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा। अब पेंच ये फंस गया है। एक तरफ ट्रंप की नो नॉनसेंस वाली अल्टीमेटम डील है तो दूसरी तरफ ईरान के फौजी जनरल उसे अपनी कब्रगाह बता रहे हैं। सवाल ये है, क्या तेहरान में फौज ने बगावत कर दी है? क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान के हाथ से कमान निकल चुकी है? क्योंकि एक तरफ नेता बातचीत की मेज सजा रहे हैं और दूसरी तरफ IRGC के कमांडर खुलेआम कह रहे हैं कि हम घुटने टेकने के बजाय दुश्मन को कब्र में ले जाएंगे। इधर अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति अब एक्शन में है। 10,000 एक्स्ट्रा जवान ईरान की दहलीज पर हैं और पेंटागन की फैक्ट्रियां दिन रात बारूद उगल रही हैं। शांति का दिखावा है, महायुद्ध का ये न्योता है? क्या वाकई ये सीज फायर की आखिरी शाम है? तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक मचे इस घमासान और ट्रंप की अल्टीमेटम के बाद ईरान के अंदरूनी पावर गेम की एक एक परत खोलती ये खास रिपोर्ट। सीज फायर पर मुज्तबा का नया ऑर्डर है। अमेरिकी जवानों को किडनैप कौन करना चाहता है? हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को कौन डुबोना चाहता है? अमेरिका ने और 10,000 जवान ईरान की तरफ क्यों भेजे? अमेरिका और इजराइल की रणनीतियां विफल होंगी। दुश्मन ईरान के महान राष्ट्र को घुटनों पर लाने की अपनी इच्छा को अपने साथ ही कब्र में ले जाएगा। ईरान पर दबाव बनाने की मैक्सिमम प्रेशर नीति काम नहीं करेगी। सेना की ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि देश के प्रति उनके अटूट विश्वास में है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उन ईरानी जनरल कमांडर और लीडर्स की तस्वीरें हैं जो ये खुलकर कह रहे हैं कि ईरान को अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहिए, उनकी शर्तों पर सीज फायर नहीं करना चाहिए। ट्रंप ग्लोबल पुलिसमैन बनना चाहते हैं। कहा यह भी गया कि ईरान के पास अब भी 10 साल की जंग करने की ताकत बची है। जबकि दूसरी तरफ ईरान के वो नेता हैं जो डील के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। नेताओं और फौजी जनरल को रिसीव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। संवर्धन के स्तर और प्रकार से संबंधित चर्चाओं के बारे में हमने हमेशा कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। हमने कहा है कि संवर्धन का स्तर और प्रकार दोनों ही बातचीत के दायरे में है। हमने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि ईरान को अपनी जरूरतों के मुताबिक संवर्धन जारी रखने में सक्षम होना चाहिए। यानी एक तरफ युद्ध की धमकी तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत का पक्ष ईरान में हो रहा है। क्या ईरान के अंदर फौज और नेताओं के बीच टकराव है? क्या अंदरूनी घमासान खुलकर बाहर दिखने लगा? क्या ईरान में अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं? कोई किसी की नहीं सुनता। क्या डील होगी या सीज फायर टूटने वाला है? इस चर्चा को बल इसलिए मिला है क्योंकि ईरानी कमांडर्स, खासकर IRGC से जुड़े अफसर सीज फायर का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़ा बयान दिया है ईरानी सुप्रीम लीडर
मुज्तबा खामनेई के मिलिट्री सलाहकार और कमांडर मोहम्मद रेजाई ने, जो कह रहे हैं सीज फायर नहीं, अमेरिकी जहाज डुबाएंगे, अमेरिकी जवानों को किडनैप करेंगे, एक एक जवान के बदले $1 अरब यानी 9,000 करोड़ रुपए ले सकते हैं। ये मेरी निजी राय है, लेकिन मैं किसी भी तरह से युद्ध विराम जारी रखने के पक्ष में नहीं हूँ। हम सभी अमेरिकी जहाजों को डुबो देंगे और किसी को भी भागने नहीं देंगे। हमारे टारगेट पर अब्राहम लिंकन समेत दूसरे युद्धपोत हैं। अगर जमीनी युद्ध शुरू होगा तो उनका मकसद तेहरान पहुंचना होगा, लेकिन अगर वो नहीं पहुंचे तो हम उन्हें हरा देंगे, उन्हें बयान बीच पर फंसा देंगे, क्योंकि सैन्य रणनीति के हिसाब से वो जगह सही है, और अगर थोड़ा और दूर हो तो और बेहतर। फिर हम हजारों सैनिकों को युद्धबंदी बना लेंगे। और अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसके बाद हम एक एक सैनिक के बदले अरबों डॉलर वसूल करेंगे। सोचिए, ये बयान ऐसे समय आ रहे हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं। सीज फायर बढ़ाने, युद्ध रुकवाने, यहाँ तक कि शांति समझौते को परमानेंट करने की बातें हो रही हैं। लेकिन इन्हीं बातों के बीच ईरानी जनरल आग उगल रहे हैं। ईरानी सेना के एक और ब्रिगेडियर जनरल सामने आए, कहने लगे ईरानी सेना जंग के लिए तैयार है, 10 साल तक जंग के लिए तैयार है, कोई मुगालते में ना रहे। शायद देश के भीतर कुछ लोगों ने इंटरव्यू के दौरान बोलने में कुछ चूक या मौखिक अशुद्धियां की होंगी, लेकिन आधिकारिक सैन्य रुख बेहद सख्त है। उन्हें बता दें कि हम अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह कोई खोखली धमकी नहीं है, बल्कि एक अनुभवी व्यक्ति का सीधा संदेश है। ईरान की मिसाइल शक्ति और क्षेत्रीय पकड़ इतनी मजबूत है कि वो एक लंबे संघर्ष को झेलने और उसका जवाब देने में सक्षम है। सवाल है कि अचानक ईरानी जनरल ग्राउंड ऑपरेशन की बातें क्यों उठाने लगे? क्या ईरान सीज फायर के लिए सीरियस नहीं, या फिर उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं? ईरान कहता है कि वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन दुश्मन को कोई मौका भी नहीं देना चाहता, क्योंकि WSG की रिपोर्ट है कि पेंटागन ने अमेरिकी कंपनियों को हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कह दिया है। US सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी युद्धपोत त्रिपोली पर 3500 जवानों की जहाज रोकने की ट्रेनिंग करवाई है। रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका रीइंफोर्समेंट के तौर पर 10,000 और जवानों को तैनात कर रहा है। इसीलिए ईरान कह रहा है कि अगर दुश्मन ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हमारी सेना के चीफ आमिर हतामी ने ये ऑर्डर दिया है कि अगर दुश्मन की तरफ से जमीनी आक्रमण होता है, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है, तो फिर कोई भी आक्रमणकारी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैं यहाँ उन जवानों का जिक्र करना चाहता हूँ जो इस्फहान वाले ऑपरेशन में शहीद हुए। उन्होंने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये भी है कि क्या सीज फायर डील और युद्ध को लेकर ईरान में नेता और सेना सेम पेज पर है या नहीं? क्या सत्ता और सेना के बीच कोई मतभेद है? क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि ईरानी लीडर्स, खासकर पेज़ेश्कियान और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बीच तालमेल की कमी थी, और अब कुछ कट्टरपंथी जो सेना के साथ हैं वो ये बात ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि अमेरिका के साथ कोई डील नहीं होनी चाहिए। हमें ना तो न्यूक्लियर डील करनी चाहिए, ना ही उन्हें हॉर्मुज पर नियंत्रण देना चाहिए। हॉर्मुज हमारे पास ही रहे। सुनिए। मुझे लगता है कि हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, कोई मोलभाव नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने हम पर हमला किया, हमारे वैज्ञानिकों को मार डाला, वो किस हक से डील की बात कर रहे हैं? शायद अमेरिका भी ईरान के अंदर लीडरशिप को लेकर फॉल्ट लाइंस को जानता है, और इसीलिए वो भी डबल तैयारी कर रहा है। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ लंबे युद्ध की तैयारी, क्योंकि जिस देश के पहले से ही 50,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद हों, वो भला और 10,000 सैनिक क्यों बुलाएगा? हम आप पर नजर रख रहे हैं। हमारी क्षमताएं एक जैसी नहीं है। हमारी सेना और आपकी ये बराबरी का मुकाबला नहीं है। हम जानते हैं कि आप कौन से सैन्य संसाधन कहां और कैसे तैनात कर रहे हैं। जब आप बमबारी से तबाह और बर्बाद हुए ठिकानों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम और भी मजबूत होते जा रहे हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी बुनियादी ढांचे, आपकी बिजली उत्पादन क्षमता और आपके ऊर्जा उद्योग टारगेट पर हैं। यानी कहीं न कहीं
भरोसे की कमी। और अब तो ईरान के चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि दुश्मन हमारे लिए शर्तें नहीं तय करेगा। वो बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की नौसेना, मिसाइल बलों और महत्वपूर्ण केंद्रों को नष्ट कर दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कंट्रोल हमारी शक्तिशाली सैन्य ताकतों के हाथों में है। आज हॉर्मुज़ स्ट्रेट का प्रबंधन और नियंत्रण हमारी सशस्त्र सेनाओं के हाथों में है। इस आक्रामक शत्रु का सामना करना ईरान के हाथों में है। दुश्मन हमारे लिए निर्णय नहीं ले सकता या समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। जो मुल्क युद्ध की मार झेल रहा है, वहां से इस तरह के स्टेटमेंट आना कोई हैरानी भरी बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ईरान और अमेरिका दोनों जंग का खात्मा चाहते हैं, मगर अपनी अपनी शर्तों पर। इसीलिए बात फंसी है और अब एक बार फिर सीज फायर के दौरान युद्ध की तैयारियां दिखाई देने लगी हैं। और अब एक ऐसी खबर जो महज न्यूज नहीं बल्कि एक मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि दुनिया जब युद्ध की आग में जल रही है, तब अमेरिका की सबसे सुरक्षित लैब्स में सन्नाटा पसर रहा है। जून 2025 से अब तक 10 साइंटिस्ट, 10 रहस्यमयी मौत और गायब होते सबसे तेज दिमाग। नासा से लेकर लॉस एलामोस की न्यूक्लियर लैब तक एक एक कर वो नाम मिटाए जा रहे हैं जो अमेरिका के ब्रह्मास्त्र माने जाते थे। जरा सोचिए, मोनिका रेजा, नासा की वो डायरेक्टर जो सबसे एडवांस मटेरियल पर काम कर रही थी, जंगल में टहलते हुए गायब हो जाती हैं। मेलिसा कैसियस के गायब होते ही उनके सारे डिजिटल डिवाइस का डेटा रिमोटली डिलीट हो जाता है। और सबसे सनसनीखेज, एरोस्पेस के सबसे बड़े राजदार रिटायर्ड जनरल नील मैक्सलैंड, जो अपना फोन बंद कर घर पर छोड़ते हैं और बिना किसी सुराग के ओझल हो जाते हैं। हैरानी की बात यह नहीं है सिर्फ कि ये लोग गायब हुए, बल्कि अमेरिकन मीडिया क्या कह रहा है इस विषय पर, जिससे जुड़ा सवाल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता तक से पूछा गया। ये जानने के लिए मैंने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स है, वो चेक किए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे दिग्गजों ने इस खबर पर चादर डाल दी है। अमेरिकी मीडिया में सन्नाटा है, लेकिन ब्रिटिश मीडिया का आर्टिकल जरूर मिला। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से जब पूछा गया तो जवाब मिला, हम इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन क्या देखना काफी है? पूर्व FBI डायरेक्टर क्रिस स्वेकर की माने तो दुश्मन देशों की एजेंसीज हमारे वैज्ञानिकों को टारगेट कर रही हैं। सांसद एरिक बर्लिसन ने सीधे FBI को चिट्ठी लिखकर पूछा, आखिर हमारे वैज्ञानिक सुरक्षित क्यों नहीं है? अब सवाल यह है कि क्या ये साइंटिस्ट ऐसा कुछ जानते थे जो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए? क्या युद्ध के इस दौर में किसी बड़ी साजिश के तहत अमेरिका के ब्रेन को टारगेट किया जा रहा है, जो चर्चा अमेरिका में भी है? सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, वॉशिंगटन की खामोशी इस रहस्य को और भी डरावना बना रही है। जिस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को महायुद्ध को लेकर आगे का प्लान बता रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप का विजन दिखा रहा था, उसी दौरान व्हाइट हाउस में ऐसा सवाल हुआ जिसने युद्ध भूमि से अलग एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दे दी जिसकी चर्चा शायद महायुद्ध और डील के शोर में दब गई। खबर यह है कि अमेरिका में न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब हो रहे हैं या रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर व्हाइट हाउस का ऑफिशियल वर्जन सुन लीजिए। There are now 10 American scientists who have either gone missing or died since mid-2024. They all reportedly had access to classified nuclear or aerospace material. Is anybody investigating this to see if these things are connected? I've seen the report, Peter. I haven't spoken to our relevant agencies about it. I will certainly do that and we'll get you an answer. If true, of course, that's definitely something I think this government and administration would deem worth looking into. So let me do that for you. इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट और दावे हवा हवाई नहीं है। व्हाइट हाउस पुष्टि कर रहा है कि वो इन रिपोर्टों को गंभीरता से देख रहा है। दरअसल हुआ ये कि पिछले 2 साल में अमेरिका के कम से कम 10 वैज्ञानिक या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इनमें से अधिकांश देश के सबसे संवेदनशील परमाणु
और एरोस्पेस संस्थानों से जुड़े थे। मृतकों और गायब होने वाली लिस्ट में स्टीवन गार्सिया, फ्रैंक मेवाल्ड, माइकल डेविड हिक्स, विलियम नील मैककासलैंड, मोनिका रेजा, नूनो लॉरिरो, कार्ल ग्रिलमेयर के नाम हैं। एंथनी चावेज और मेलिसा कैसियम दोनों परमाणु हथियार की लैब में काम करते थे, वो गायब हैं। पिछले करीबन 2 साल से कई ऐसे मामले आए हैं अमेरिका में जिसमें बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं या तो गायब हो गए हैं या रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं, जिसमें कोई मरने का कॉज नहीं दिया गया है। इसमें नासा के साइंटिस्ट भी हैं और MIT के साइंटिस्ट भी हैं जो बहुत अलग अलग राष्ट्रीय सुरक्षा की चीजों को जांच रहे थे, जिसमें स्पेस भी है, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी भी है, और जो UFOs हैं जो अभी तक जांच की नजरिए में आते हैं लेकिन अभी तक पता नहीं है कि UFO सच है या झूठ है, ये भी सामने आया है। क्या ये कोई पैटर्न है? एक्सपर्ट को यही लगता है कि जब कोई देश दूसरे देश की तकनीकी प्रगति को रोकना चाहता है तो वह ब्रेन ड्रेन के बजाय ब्रेन एलिमिनेशन का सहारा लेता है, क्योंकि एक अनुभवी वैज्ञानिक को तैयार करने में दशकों लगते हैं। कई बार वैज्ञानिक ऐसी संवेदनशील जानकारी जान लेते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि मानसिक दबाव भी हो सकता है। अमेरिका की जो मीडिया है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने रोष जताया है और कहा है कि अमेरिका की जो सरकार है या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको सीरियसली नहीं ले रही और गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अमेरिका के 10 साइंटिस्ट या तो गायब हुए हैं या मारे गए हैं रहस्यमय तरीके से, इसके पीछे कौन है? क्या ऐसी ताकतें हैं जो अमेरिका के खिलाफ काम करती रही हैं, या कोई ऐसा देश है जो अमेरिका की स्थिरता से परेशान है? जब दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है, ऐसे में परमाणु और एरोस्पेस वैज्ञानिकों का गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंटेलिजेंस वॉर का एक हिस्सा हो सकता है, जहां हथियारों से पहले दिमागों को निशाना बनाया जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बढ़ते हैं आगे और अब कचहरी में वो खबर जिस पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जमकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिल आज पेश किया। आज देश की संसद में सामान्य दिन नहीं था। आज बहस सिर्फ कानूनों पर नहीं हो रही, बल्कि आज जो बहस चल रही है वो इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। आज संसद में बहस चल रही है नारी शक्ति की सामाजिक भूमिका पर, और आज बहस हो रही है भारत के भविष्य पर। भले ही संसद में 3 विधेयकों पर चर्चा जारी है, लेकिन इन तीनों के केंद्र में एक विचार है, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे लेकर सत्ता पक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक अध्याय बता रहा है और विपक्ष इसे समय, मंशा और नियत के तराजू पर तोल रहा है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ये संशोधन विधेयक चुनावी लाभ के लिए लाई है। नई जनगणना के आधार पर आरक्षण क्यों ना मिले, 2011 का डेटा क्यों लिया जा रहा है। आरोप ये भी है कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव होगा। लेकिन इसी बीच फिर जब प्रधानमंत्री संसद में बोले तो उनका संदेश सिर्फ समर्थन नहीं था, वो विपक्ष के लिए भी सीधी चेतावनी थी। प्रधानमंत्री ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई चुनावी जाल नहीं, ये देश की आधी आबादी को नीति निर्माण के केंद्र में लाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आगाह करते हुए 2 टूक कहा, जो लोग दशकों तक महिला आरक्षण पर राजनीति करते रहे, आज वही इसे रोकने की रणनीति बना रहे हैं। इस पर जवाब देने के लिए कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कई प्रश्न चिन्ह इस बिल पर उठाए। मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके
हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का ये अवसर। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करते। ये आपकी हस्ती, आपके पद, उसकी गरिमा और आपके दायित्व के प्रतिकूल है। आपने ही कहा था कि भारत की हर नारी का ये हक है, उसका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। आज नहीं तो कल उसे ये हक मिलेगा और इस हक को वे पूरी जिम्मेदारी से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। इस पूरी बहस के बीच एक तथ्य यह भी है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर जो नया बिल लाई वो संविधान में संशोधन के बाद पारित हो सकेगा। इसके लिए सदन में 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए। बाकी परिसीमन बिल और यूटी बिल के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर ये 850 का आंकड़ा आया कहां से। वैसे तो गृहमंत्री को कल अपनी बात रखनी थी, लेकिन आज इन सवालों को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने सीटों का कैलकुलेशन भी सदन में रखा। 850 का जो आंकड़ा है वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। चलिए, कचहरी में आज इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।